previous video we are discuss about the what is sampling and what is the probability types of sampling. Clear hai? So in this video we are discussing the remaining part of sampling and the second part is non-probability sampling. So what is non-probability sampling उसके बारे में बात करना है बेटा. तो हेडिंग आप लिख लीजिए टाइप 2 और नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपको क्या देखना है. सबसे पहले बेटा एक बात आप याद रखना कि ये होता क्या है. ये होता है बायस, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी इच्छा से सिलेक्ट करता है. अब उसकी जो विश है वो किसी के अकॉर्डिंग हो सकती है. तो वेयर इन द एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड बाय नॉन रैंडम मेथड. जब आप किसी इंडिविजुअल को और सैंपल को सेलेक्ट करते हो बाय द नॉन रैंडम मेथड, यानी सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है आपके सैंपल में इंक्लूड होने का, आपके सैंपल में ऐड होने का. इस प्रकार की सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है. तो व्हेन एलिमेंट्स आर सेलेक्ट बाय non-random method, by non-random method. नॉन रैंडम का मतलब है जब सबके पास इक्वल चांस नहीं होते हैं आपका क्या बनने के, आपके सैंपल में इंक्लूड होने के. आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा. तो आपने कहा ठीक है सर, इसके बाद बताइए और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है. द मेजर डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि दे आर द पोटेंशियल फॉर बायस. इसमें बायस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं. तो आपने कहा मेजर डिसएडवांटेज. इसका अगर मेजर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वो क्या होगा, एंड दैट इज चांसेस ऑफ बायस इज हाई चांसेस ऑफ बायस. बायस होने के चांसेस हाई होते हैं. आपने कहा ठीक है, किसके अंदर, दैट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर. क्लियर है. इतना सब होने के बाद भी आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मोस्टली नर्सिंग रिसर्च में दे आर यूजिंग द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात को जानते हुए कि दैट इज नॉट गुड एज द प्रोबेबिलिटी. इतनी अच्छी नहीं है जितना कि प्रोबेबिलिटी है. फिर भी हम लोग नर्सिंग में ज्यादातर किसका यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी का. क्लियर है. तो एक लाइन आप लिख लेना नोट बनाकर कि मोस्टली इन नर्सिंग रिसर्च वी यूज नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैंपलिंग. हम ये जानते हुए कि उतना अच्छा नहीं है फिर भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक फायदेमंद होती है. फायदा तो मैं नहीं कह सकता, ये रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट होती है. ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ती है, रिसर्चर इजीली कर पाता है, इसलिए हम लोग इसको इजीली ले लेते हैं. थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है रैंडम, और उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है. इसलिए ये हमारी सुविधा के अनुसार अच्छी लगती है, इसलिए सारे नर्सिंग वाले इसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं. किसको बच्चे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को मोस्टली. क्लियर है. इसके जो टाइप्स होते हैं बेटा, जैसे उसके टाइप थे, इसके भी क्या होते हैं, सब टाइप्स. और इसका सब टाइप में बेटा सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग. क्लियर बेटा. तो आपने कहा कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है. तो कन्वीनियंस सैंपलिंग मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप सुनना जरा. इसी को बेटा कहते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग. क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्सीडेंटल सैंपलिंग. किसको कहा जाता है, आंसर है विच वन इज द
कन्वीनियंस सैंपलिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट readily available for the most convenient method of the data collection। ये सबसे इजी होती है, तो आपने कहा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर रिसर्चर। रिसर्चर के लिए सबसे सुविधाजनक कौन सी होती है? आंसर है बेटा कन्वीनियंट। क्लियर है? आपने कन्वीनियंट का मतलब, जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे आपने हमें अपने जेब में टूल रखे हुए हैं, आपको 100 सैंपल लेने थे, आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप बस उन टूल को साथ लेके जाते हो, और उन टूल को साथ लेके जाते हो, जहां भी आपको मिल जाता है सैंपल, और वो इंडिविजुअल उसको टूल पकड़ा देते हो, वो टिक कर देता है और आप ले आते हो। इस प्रकार की सैंपलिंग में ना तो आपको कोई बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम चला रहे हो, और जहां पर आपको सैंपल मिल रहा है आप वहीं से सैंपल ले रहे हो। आपने कहा ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताइए कि आपने कहा सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा। तो ये सबसे कन्वीनियंट है किसके लिए? रिसर्चर के लिए, और सबसे वीकेस्ट फॉर्म होती है किसकी? सैंपलिंग की। तो एक लाइन और लिख लेना, इट इज वीकेस्ट फॉर्म ऑफ सैंपलिंग। सबसे कमजोर फॉर्म होती है बेटा किसकी? सैंपलिंग की। कौन? आंसर है कन्वीनियंट वाली। याद रखना कन्वीनियंट में और भी हैं, पर ये सबसे कमजोर है, और उसके बाद मोस्टली यूज्ड है। मोस्टली यूज, सबसे ज्यादा यही काम में आती है, और सबसे कमजोर भी यही होती है। तो आपसे एक एडवाइस है, इफ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, देन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग। अगर कभी फ्यूचर में आप कोई रिसर्च करो और आपको सैंपलिंग लेनी हो, तो आप कोशिश करना कि आप ये सैंपलिंग ना लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है, समझ आ रहा है सर। अब बताइए इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल को सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कन्वीनियंट क्या होता है। क्लियर है? ओके, आई हैव टू स्टडी, मुझे एक स्टडी करना है अबाउट द ओल्ड एज प्रॉब्लम इन ग्वालियर सिटी। सपोज करो मुझे ग्वालियर सिटी के अंदर जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, उनके बारे में स्टडी करनी। क्लियर है? तो मैं एक स्टडी करना चाहता हूं किसके बारे में? टू फाइंड आउट कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ओल्ड पीपल इन ग्वालियर सिटी। तो मैं ग्वालियर सिटी के जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनके बारे में यह पता लगाना चाहता हूं कि उनको कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है। कहां पर पता लगाना बेटा? ग्वालियर सिटी के अंदर। तीन चीजें याद रखना है कि आपको ओल्ड एज पीपल चाहिए, आपको कॉमन प्रॉब्लम ढूंढनी है, और कहां ढूंढनी है? ग्वालियर में। अब आपने दिमाग लगाया और आपने कौन सी सैंपलिंग करनी चाहिए? कन्वीनियंट। तो आपने कहा कन्वीनियंट सैंपलिंग करना चाहते हो, तो आपने कहा पूरे ग्वालियर में कौन घूमेगा। इससे बेटर है कि मैंने क्या किया कि मैंने, मेरे घर के पास एक पार्क है, अगर मैं इसका रिसर्चर हूं तो, अगर मेरे घर के पास एक पार्क है, वहां मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत सारे ओल्ड एज पीपल वॉक पे आते हैं, तो आपने कहा उस पार्क में कई, यानी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर बहुत सारे क्या आते हैं? ओल्ड एज पीपल आते हैं। तो मैंने सोचा ये ओल्ड एज पीपल भी तो ग्वालियर के ही हैं, और मुझे ग्वालियर के बारे में मैं पता लगाना है, तो मेरा शहर भी ग्वालियर है, मेरा पार्क भी ग्वालियर में है, तो इसका मतलब ये जो ओल्ड एज घूम रहे हैं ये भी मेरे ग्वालियर के ही हैं। वो अलग बात है कि मैंने मेरे पार्क से ले लिए,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं डोर टू डोर घूमूं और मैं अलग अलग कॉलोनी में जाकर पता लगाऊं, बहुत मेहनत का काम था वो। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार मैंने क्या किया, मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से, मेरे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि मेरे पार्क में जितने भी ओल्ड एज पीपल थे, मैंने उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो मैंने लिख ली। और मैंने जो मेरे पार्क में 100 पीपल थे उनसे मैंने कॉमन प्रॉब्लम ले ली और मुझे पता पड़ा कि मोस्टली सबको डायबिटिक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि चलो मान लिया वो सारे लोग ग्वालियर के थे, पर मुझे डाइवर्सिटी चाहिए थी, मुझे पूरे ग्वालियर के लोगों का रिव्यू चाहिए था, उसमें से अब अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए था, तो वहां से 5-5-6 सैंपल लाने चाहिए थे, तब जाके 100 सैंपल हो जाते। आपने एक ही कॉलोनी में से 100 सैंपल ले लिए अपनी सुविधा अनुसार, माना कि आपने क्राइटेरिया पूरा किया। कि आपने पहला क्राइटेरिया क्या है, ओल्ड एज पीपल है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ग्वालियर सिटी का है, पर आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं ग्वालियर सिटी की बात कर रहा हूं, आपकी कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या किया कि आपने उस पार्क में आने वाले मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर ओल्ड एज पीपल का डाटा कलेक्ट किया और रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी कि ये इसका आंसर है। ये इससे बायस होता है, इससे रिजल्ट गलत आता है। हो सकता है आपकी कॉलोनी में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरे ग्वालियर के जितने ओल्ड एज मैन हैं उन सबको डायबिटीज के चांस ज्यादा हो सकता है, कईयों को हाइपरटेंशन ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इस बात को याद रखना कि अपनी सुविधा के अनुसार आप जो सैंपलिंग कर रहे हो वो क्या कहलाता है, कन्वीनियंट सैंपलिंग। और बेटा ये जो एग्जांपल मैंने बोला है ओल्ड एज वाला, इसको याद रखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी कन्वीनियंट के बारे में। कन्वीनियंट सैंपलिंग का एक टाइप होता है, इसको बेटा स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। ये बात भी आप याद रखना, क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग। और स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात आप समझो कि स्नोबॉल जो सैंपलिंग है उसमें क्या है। एक बात आप समझो कि स्नोबॉल सैंपलिंग कन्वीनियंट का ही टाइप है। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आपने देखा होगा एमबे वाले, जो एमबे वगैरह होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर वो आपको अपने साथ ऐड कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप भी औरों को ऐड करिए। उसने आपको ऐड किया, आपने किसी और को ऐड किया, उसने किसी और को ऐड किया, तो चेन लंबी होती जाती है। एक्चुअल में जो पहला व्यक्ति था जिसने मुझे ऐड किया, मैं उसके लिए सैंपल था। मैंने किसी और को ऐड किया तो मेरे लिए वो सैंपल हो गए। उन्होंने किसी और को ऐड किया तो उसके लिए वो सैंपल हो गए। यानी सैंपल ही सैंपलिंग कर रहा है। यानी मैं इस पहले वाले व्यक्ति के लिए सैंपल था और मैं ही अब सैंपलिंग कर रहा हूं, तो सैंपल तो इसके लिए तो मैं ही सैंपलिंग हूं। मैं सैंपल था और मैं ही सैंपलिंग करने लग गया। इसका मतलब है कि इस प्रकार की सैंपलिंग को स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। मार्केटिंग में ज्यादा काम आती है। किसमें काम आती है, मार्केटिंग के अंदर। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपने कहा इसमें क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग इन विच रेफरल फॉर द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट आर मेड बाय दोज ऑलरेडी इन द सैंपल। यानी कि जो ऑलरेडी सैंपल थे वो भी पार्टिसिपेंट को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें भी सैंपल बना रहे हैं। तो आपने कहा स्नोबॉल सैंपलिंग का क्या होती है, व्हेन द पार्टिसिपेंट स्टार्ट टू डू सैंपलिंग। जब आपका सैंपल ही सैंपलिंग करने लग जाए। क्लियर है? तो एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व इन सैंपलिंग फॉर फर्दर। आगे के लिए जो पार्टिसिपेंट हैं वो ही क्या करने लग जाएं, सैंपलिंग करने लग जाएं। इस प्रकार की सैंपलिंग को स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। एंड इट इज द विच वन, इट इज द टाइप ऑफ कन्वीनियंट सैंपलिंग। इट इज टाइप ऑफ कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये आप याद रखना। आई होप सो
इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा? गुड। देन आफ्टर अगली सैंपलिंग है, पहली कन्वीनियंट थी, तो बेटा सेकंड सैंपलिंग है कोटा सैंपलिंग। आपने कहा ठीक है, तो सेकंड है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग इसमें भी क्या करते हैं, पहले मैं एक बात बता देता हूं, इट इज इक्वल टू कौन सी? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इट इज इक्वल टू स्ट्रेटिफाइड, आपने क्या किया? रैंडम सैंपलिंग है। इसमें भी स्ट्रेटा बनाते हैं, पर फर्क क्या है? दोनों दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस इसमें फर्क होता है कि ये नॉन रैंडम होती है, और बेटा जो मैं नीचे लिखा है वो होती है रैंडम। इसमें सिलेक्शन ऑफ सैंपल नॉन रैंडम तरीके से किया जाता है, और बेटा इसके अंदर मैं बता चुका हूं रैंडम तरीके से ही किया जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो कोटा सैंपलिंग क्या होती है, मैं वापस से बात करता हूं। इसमें हम लोग हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर देते हैं होमोजीनस पॉपुलेशन के अंदर, जैसे कि हमने सेम किया था स्ट्रेटा में, जहां मैंने ग्रुप बना दिए थे, याद है? मैंने कहा था एसटी, एससी, ओबीसी और मेरा जनरल के बारे में बात की थी, और मैंने संविधान के बारे में पूछना चाहा था। सेम तरीका है, तो आपने कहा क्या किया है, इन दिस सैंपलिंग heterogeneous population convert in homogeneous group। कि आपने उस हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर दिया है होमोजीनस ग्रुप के अंदर, यानी एक जैसे ग्रुप बना दिए। जैसे कि आपने कहा, पहले मैं बता चुका हूं, वापस सुन लीजिए कि इसमें क्या था। मैं वापस से एग्जांपल देखता हूं। मैंने कहा था कि एक क्लास में 200 स्टूडेंट है, याद है बेटा? और मुझे इनसे किसके बारे में जानना है? मुझे इनसे जानना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में जानना है। तो ये जो पॉपुलेशन है बेटा, इसमें सारी कैटेगरी के लोग हैं, तो ये वाली कहलाएगी हेट्रोजीनस। क्या कहलाएगी बेटा? हेट्रोजीनस। फिर मैंने बेटा इसे ग्रुप में डिवाइड किया। मैंने कहा 50 कितने हैं? जनरल कैटेगरी के। इसमें से 50 किसके थे? ओबीसी कैटेगरी के। 50 किसके थे बेटा? एसटी कैटेगरी के। और 50 किसके थे? एससी कैटेगरी के। ये है बेटा, मैंने बना दिया है होमोजीनस ग्रुप। मैंने ये बनाया होमोजीनस ग्रुप, मैंने पूरी हेट्रोजीनस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? होमोजीनस ग्रुप में। क्लियर है? ये मैं पहले भी कर चुका हूं स्टेटा के अंदर, बस वहां मैंने क्या किया था? रैंडम लिए। तो यहां मैं रैंडम नहीं लूंगा, यहां मैं अपनी कन्वीनियंस से लूंगा। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसे करके मैंने अपनी इच्छा से मैंने 5 इसमें से ले लिए, अपनी इच्छा से मैंने 5 इसमें से ले लिए, अपनी इच्छा से मैंने 5 इसमें से लिए, और अपनी इच्छा से मैंने 5 इसमें से लिए। तो बेटा मैंने टोटल ले लिए 20 जो मुझे लेने थे सैंपल साइज के लिए। आई होप आपको समझ में आए। पर यहां जो आपने 5-5 लिए वो रैंडम नहीं लिए, वो आपने अपनी इच्छा से सेलेक्ट किए हैं कि आप आ जाओ, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। मैंने जो भी मेरा क्राइटेरिया मेरे माइंड में, मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको छांट लिया। 5-5 आ जाओ यहां वहां से। रैंडम नहीं किया, सबको मौका नहीं दिया इस 5 में शामिल होने का। इस 5 में शामिल होने का सबको मौका नहीं दिया, जबकि मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम में सबको मौका दिया था कि आप इस 5 में शामिल हो सकते हो। आई होप इस 50 में से पूरे 50 को मौका था कि 5 में शामिल हो जाए, किसके अंदर? रैंडम के। पर इस केस में इन 50 में से सबको मौका नहीं मिला है इस 5 में ऐड होने का, इसलिए ये मैंने अपनी इच्छा से बनाया है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इस प्रकार की सैंपलिंग जो होती है इसे कोटा सैंपलिंग कहा जाता है, जहां नॉन रैंडम तरीके से सैंपल को इकट्ठा किया जाता है। क्लियर है? आपने कहा ओके। आफ्टर दैट बेटा नंबर 3 टाइप की सैंपलिंग होती है, इसे कहते हैं पर्पजिव सैंपलिंग। क्या कहते हैं बेटा? पर्पजिव।
पर्पजिव सैंपलिंग को जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। पर्पजिव सैंपलिंग और बेटा क्या बताया इसका नाम, जजमेंटल सैंपलिंग। तो पर्पजिव सैंपलिंग एंड जजमेंटल सैंपलिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन ये आपको पता होना चाहिए पर्पजिव और जजमेंटल सैंपलिंग के बारे में। तो ये क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। ये तब होती है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, पर आप इस कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, गुड। सपोज ये सैंपलिंग वही व्यक्ति कर सकता है, वही रिसर्चर करता है जिसको ऑलरेडी नॉलेज होती है पॉपुलेशन की, और उसको पता होता है कि मुझे मेरा सैंपल कहां मिलेगा। वो वहीं जाता है जहां पर उसके सैंपल मिलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है कि एट विच पार्ट और एट विच प्लेस आई विल फाइंड आउट माई सैंपल। मैं कौन सी जगह पर अपना सैंपल पकड़ पाऊंगा या मैं अपने सैंपल को ले पाऊंगा, इसको ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज होती है। क्लियर है? तो आप ये बात याद रखना कि दिस सैंपलिंग बेस्ड ऑन रिसर्चर नॉलेज about population रिसर्चर को पहले से पता होता है कि मुझे सैंपल कहां मिलेगा, और वो वहीं जाता है अपनी सुविधा अनुसार। जैसे सपोज करो बच्चे, मेरा टॉपिक है, मुझे स्टडी करनी है इम्यूनाइजेशन के ऊपर। किसकी बेटा? एक एग्जांपल बताता हूं। मुझे टॉपिक दिया है इम्यूनाइजेशन के, ठीक है, और मैंने कहा इम्यूनाइजेशन में सर मुझे क्या पता लगाना है, इन्वेसिव इम्यूनाइजेशन। इन्वेसिव जिसमें आपने नीडल डालते हैं, ठीक है बेटा। आपने कहा सब में डालते हैं, सब में नहीं डालते हैं। रोटा वायरस में नीडल नहीं डाली जाती है, ओपीवी के अंदर नीडल नहीं डाली जाती, पता है ना। तो मुझे किसके बारे में बोला है, इन्वेसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में, कि जो भी इन्वेसिव इम्यूनाइजेशन होता है उसमें जो बच्चे को पेन होता है, उस पेन से बच्चे को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में स्टडी करनी है। ऐसा मुझे काम दिया है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा इम्यूनाइजेशन, अब हर हॉस्पिटल में तो होता नहीं है, तो मैं जाऊंगा भी क्यों, हर हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। कुछ ही हॉस्पिटल में होता है इम्यूनाइजेशन, में वहीं जाऊंगा जहां इम्यूनाइजेशन क्लिनिक है। पहली बात तो बेटा ये है कि मुझे पता है कि सारे हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन नहीं होता, तो आई विल सेलेक्ट क्लिनिक विच हैव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन फैसिलिटी। जहां पर वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, सबसे पहले बेटा मैंने वो किए हैं सेलेक्ट। सबसे पहले मैंने वो छांटे हैं जहां पर वो फैसिलिटी है क्या होने की, वैक्सीनेशन। एक नॉलेज, ठीक है, ये मुझे पता चल गया कहां कहां है। सेकंड सुनो, भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डेली नहीं होता है इम्यूनाइजेशन वहां। तो आपने कहा सर मेरे को तो कम सैंपल चाहिए, तो मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं, वहां खूब सारे सैंपल मिल जाते हैं। तो मैं गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लॉट्स ऑफ सैंपल मिल जाते हैं मुझे। तो आपने कहा पहला, आपने कहा प्राइवेट को छोड़ो, प्राइवेट तो बहुत सारे, गवर्नमेंट में चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी सुविधा देख रहा हूं, मुझे नॉलेज है पूरी कि कहां कहां होता है वैक्सीनेशन और कब कब होता है। आपने कहा इसके बाद मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 दिन होता है। आपने कहा ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 दिन होता है। आपने कहा कब, एक तो होता है बेटा मंडे को, और एक होता है बेटा थर्सडे को। एक तो मंडे और एक होता है थर्सडे। तो बाकी के 5 दिन क्यों जाऊंगा मैं, जब वहां पर मुझे कोई सैंपल मिलेगा ही नहीं वैक्सीनेशन के लिए। तो मैंने सोचा मैं 2 दिन ही जाऊंगा, ओनली 2 डेज। यानी मैं अपने नॉलेज को यूज कर रहा हूं सैंपलिंग लेने के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए।
एक्चुअल में मुझे बोला गया था कि जयपुर सिटी में जितने भी बच्चे लगवाते हैं वैक्सीन, आप उनमें रैंडमली जाके देख लीजिए कि वो बच्चे जो पेन होता है वैक्सीन के समय, उससे वो कैसे बचते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, उनका कैसे डाइवर्जन थेरेपी दी जाती है। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा प्राइवेट को छोड़िए, गवर्नमेंट में चलिए, 100 ही तो सैंपल लेने, 100 सैंपल लेने, एक दिन मिल जाएंगे। और मैं गया हॉस्पिटल, मुझे पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं, तो मुझे नॉलेज का यूज कर रहा हूं। और मैंने कहा पर अभी तो, आज तो मंगलवार है, आज तो कोई नहीं आएगा, तो मैं कब जाऊंगा? फिर मैं जाऊंगा बेटा कब? आंसर है गुरुवार को, क्योंकि गुरुवार को होती सेम वहां पे क्या, वैक्सीनेशन। तो इन सब नॉलेज को यूज करके जब आप बेटा क्या करते हो, सैंपलिंग करते हो, इस प्रकार की सैंपलिंग को कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, क्लियर है? इन दिस सैंपलिंग द रिसर्चर बिलीव दैट सम सब्जेक्ट्स आर फिट टू रिसर्च कंपेयर देन टू अदर। ये पहले ही फिक्स कर लेता है कि ये वाले इंडिविजुअल मेरे सैंपलिंग में फिट बैठे, पहले से ही तैयार है, मेंटल प्रिपरेशन करके बैठा है कि इनको लूंगा मैं मेरे सैंपल में। किसके अंदर? पर्पजिव के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चे? तो बहुत सारे आपने कहा और एग्जांपल बताइए सर। मैंने कहा ए रिसर्चर वांट टू स्टडी द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द डिजास्टर डिप्रेशन अमंग द पीपल लिविंग इन द अर्थक्वेक अफेक्ट एरिया ऑफ गुजरात। इसका मतलब क्या है? गुजरात में भूकंप आया था भुज में, पता है ना आपको? बहुत एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। गुजरात में भुज में एक अर्थक्वेक आया था, काफी घर गिर गए थे, बहुत से लोग बेघर हो गए थे, पता है ना? और उनको बहुत ज्यादा पोस्ट अर्थक्वेक के बाद उनको जो इमोशनल ट्रॉमा हुआ था, काफी ज्यादा हुआ था। बहुत से लोगों की जानें चली गई, पूरी प्रॉपर्टी चली गई, कई लोग सड़क पे आ गए, ऐसा हालत हुई थी। अगर मैं उन लोगों की मेंटल स्टेटस को चेक करना चाहूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? भुज में जाना पड़ेगा। आप भुज में जाकर, आप गुजरात में भुज में जाकर आप उन लोगों से बात करके ये पता लगा सकते हो कि उन्हें क्या मेंटल स्टेटस था उस समय। बट आप एक बात सुनो, क्या आज के 20 साल पहले जो भूकंप आया था, वो सारे लोग अभी भी भुज में ही बैठे हैं? नहीं, कोई लोग अहमदाबाद चले गए, कुछ सूरत चले गए, कुछ ने गुजरात छोड़ दिया। तो वो सब लोग तो मेरे सैंपल नहीं बन पाए। मैं दिमाग का यूज करके कहां पहुंच गया? भुज पहुंच गया कि यहां तो सैंपल मिल ही जाएंगे, और वहां मिल भी गए। पर आपने उन्हीं लोगों का लिया जो भुज में अवेलेबल थे। आपने अपनी नॉलेज का यूज किया सैंपलिंग के लिए। इस प्रकार की सैंपलिंग को बेटा परपजिव सैंपलिंग कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा हम ये पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, क्लियर है? तो दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी जिसको रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जिसको नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है, क्लियर है? आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सैंपल साइज। तो बेटा सैंपल साइज कैसा होना चाहिए और किस पर डिपेंड करता है? मैं पहले एक बात बोल चुका हूं बेटा, सैंपल साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और सैंपल साइज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जर्नली देखा गया है कि ग्रेटर द सैंपल साइज, मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल इज टू द टारगेट पॉपुलेशन। ये बात सच है कि ज्यादा बड़ा सैंपल जो होगा उसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होने के चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि बड़ा सैंपल में वो हर व्यक्ति शायद शामिल हो जाए जो किसी न किसी कैटेगरी का हो। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ज्यादा होती है लार्ज सैंपल की, हाँ या ना? तो एक लाइन लिख लीजिए कि लार्ज सैंपल, वैसे बेटा मैं बता चुका हूं पर फिर भी, लार्ज सैंपल हैज मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस देन स्मॉल सैंपल। स्मॉल सैंपल के कंपेयर में जो लार्ज सैंपल होते हैं वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के लिए, क्लियर है? ओके। और सैंपल साइज, आप ये बात मत समझना कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आप सैंपल साइज कितना भी बड़ा ले लो फिर आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, नहीं। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, आप कितना भी बड़ा सैंपल साइज ले लो, बायस फिर भी कहलाएगा। बायस कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये याद रखना।
चाहे आप सैंपल साइज कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? आपने कहा ठीक है। क्वालिटेटिव स्टडी मैं बता चुका हूं, मेरे पुराने वीडियो में देखना, क्वालिटेटिव स्टडी में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है, पता है ना आपको। उसमें नरेशन होता है कि माँ बोलती, जो कोई भी सैंपल बोलता जाएगा आप लिखते जाओगे, वो बोलता जाएगा आप लिखते जाओगे। तो इसमें बेटा डिटेल स्टडी होती है। क्वालिटेटिव स्टडी कौन सी होती है? डिटेल स्टडी। और जब बेटा डिटेल स्टडी होती है तो आप इसमें बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होता है। और जब इन डेप्थ एनालिसिस होता है तो आपको सैंपल साइज छोटा ही लेना पड़ता है। तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपकी रिसर्च का टाइप ये डिसाइड करेगा कि आपका सैंपल साइज कितना बड़ा होगा। क्लियर है? गुड। तो आपने कहा ये लाइन भी आप लिख लीजिए। इस लाइन में कहा क्वालिटेटिव स्टडीज हैव द इन डेप्थ एनालिसिस, इट इज नीड द स्मॉल सैंपल। क्लियर है? गुड। इन क्वालिटेटिव स्टडी इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन होता है। बेटा क्या होता है? इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन। और इसलिए इसमें क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए आपको इसमें स्मॉल सैंपल लेना ही पड़ता है, आप ज्यादा बड़ा सैंपलिंग नहीं ले सकते। तो बेटा आपने कहा ठीक है, सैंपल साइज छोटा होगा, किसके लिए? क्वालिटेटिव स्टडी के लिए। क्लियर है? गुड। और बताइए, स्मॉलर सैंपल साइज कैन बी यूज इफ द पॉपुलेशन इज वेरी होमोजीनियस। अगर पॉपुलेशन क्या है बेटा? होमोजीनस है। होमोजीनस पॉपुलेशन। होमोजीनस पॉपुलेशन है तो आपने कहा इसमें आपको सैंपल साइज क्या लेना होता है? छोटा। क्योंकि बड़े सैंपल साइज का भी वही रिजल्ट आएगा जो छोटे का, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। आपने कहा मैं समझे, मैं बताता हूं आपसे। कहा ये कहा जाए कि आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं और मैंने कहा कि हर कैटेगरी का व्यक्ति बताएगा, एसटी वाला बताएगा, एससी वाला बताएगा, ओबीसी वाला बताएगा और जनरल वाला बताएगा। हर कैटेगरी के लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या फायदे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको पता है हर कैटेगरी का एक फिक्स विचार होते हैं कि वो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। पर मैंने देखा कि मुझे चाहिए थे चारों कैटेगरी के लोग, मुझे चाहिए थी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। तो मैं 5 इसमें से लेता, 5 5 5 लेता मैं चारों में से। ऐसा ही होता अगर मैं क्या करना चाहता, पूरी पॉपुलेशन में ये पता लगाना चाहता कि संविधान के बारे में उन्हें क्या राय है, क्या सोचते हैं वो लोग। पर अगर मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट ही जनरल कैटेगरी के हैं, या मान लो ओबीसी के हैं, या मान लो एसटी के हैं, या मान लो एससी के हैं, अगर सारे ही एक कैटेगरी के हैं तो अब 5 लोग के 50 लोग के 10 लोग या 2 लोग या 1 लोग, उनके विचार एक जैसे हैं, उनकी सोच एक जैसी है। तो जब पॉपुलेशन होमोजीनस होती है तो सैंपल साइज बड़ा लेने का कोई फायदा नहीं होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। फिर आप छोटा ही सैंपल साइज से काम चला सकते हो, वही रिजल्ट आना है जो बड़े में आना है ऑलमोस्ट। क्लियर बेटा? आपने कहा ठीक है। रिसर्चर मस्ट प्लान फॉर एट्रिशन। आपने कहा एट्रिशन क्या होता है? पहले मैं बता देता हूं। एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वो एक इंडिविजुअल, सब्जेक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिनसे मिलकर क्या बना है? आपका सैंपल बना है। जैसे 60 हैं लोग हैं आपके सैंपल में, तो 60 क्या हो गए? वो सब्जेक्ट हो गए। 60 क्या हो गए? सब्जेक्ट। एट्रिशन होता है लॉस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि एक रिसर्चर को इस बात के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि वो रिसर्चर में जो सैंपल उसने लिया है उसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट कभी भी उसके रिसर्च को बीच में छोड़ सकता है।
और वो जब चला जाएगा इसे कहेंगे लॉस ऑफ सब्जेक्ट, इसे कहा जाएगा एट्रिशन। तो रिसर्चर मस्ट प्लान फॉर एट्रिशन बैकअप, इसके लिए बैकअप प्लान तैयार रखना जरूरी है। वो जानता है ये कभी भी जा सकता है, तो बैकअप प्लान बहुत जरूरी, एक ऑप्शन होना बहुत जरूरी। समझ में आ रहा है ना? जब आपको लगता है कि साथ वाला साथ छोड़ जाएगा तो आप एक ऑप्शन साथ में रखते हो। जैसे साथ वाला साथ छोड़ जाता है तो आप अपना कंधा दूसरे को दे देते हो, फिर उस कंधे को वो यूज करता है, फिर आपको लगता है कि ये मेरा हो गया है। तो एक बैकअप प्लान हमेशा लोग रखते ही हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे रिसर्च हो। बैकअप प्लान एक्चुअल में आपको सेफ्टी देते हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ये बैकअप प्लान चलना। आपका जो एक कंधा आप हमेशा रेडी रखते हो आंसू बहाने के लिए, वैसे ही ये रिसर्चर भी प्लान करके रखेगा कि आपका ये जो एट्रिशन है, कि अगर कोई सैंपल छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसकी जगह दूसरे सैंपल को ले लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपने कहा रिसर्चर मस्ट प्लान फॉर एट्रिशन। रिसर्चर पहले से ही प्लान बना के रखेगा कि अगर कोई सैंपल चला गया तो उसे क्या करना है। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट कंडीशन बच्चे, फैक्टर फैक्टर डिटरमाइन या डिसाइडिंग सैंपल साइज। फैक्टर डिटरमाइन सैंपल साइज। ये जो फैक्टर्स हैं वो सैंपल साइज को कैसे डिसाइड, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपल साइज को डिसाइड करते हैं। तो मैं वन बाई वन करके बता रहा हूं बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सैंपल साइज को डिसाइड करने वाले कौन कौन। सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज, आपने कहा कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप अपना सैंपल साइज उसी हिसाब से लोगे। मैं समझा नहीं? अगर सपोज करो बेटा, एग्जांपल देखो, रिसोर्स से पहले कौन कौन से होते हैं, देखो बेटा, मनी पैसा, मैन पावर, टाइम, ये है मेरे मेन रिसोर्सेज। कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा और कितनी मैन पावर चाहिए किसमें, सैंपलिंग के लिए। क्लियर बेटा? तो अगर मुझे ये पता है कि 100 सैंपल लेने, 100 सैंपल साइज होने पर मेरे जो पैसे हैं, जो पैसे खर्च होते हैं बेटा, वो होते हैं 10,000 रुपीज, और जो टाइम लगता है बेटा वो लगते हैं 15 दिन। तो अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना टाइम है, देन आई विल गो विद 100। और इतने पैसे नहीं है, इतना टाइम नहीं है, देन सैंपल साइज शुड बी 50। तो 5 यार में काम चल जाएगा और लगभग 8 दिन में काम हो जाएगा। तो रिसोर्स से डिसाइड करेंगे कि मुझे सैंपल साइज कितना बड़ा लेना है, छोटा लेना है या बड़ा लेना है या बहुत बड़ा लेना है। तो सैंपल साइज इज डिसाइडेड बाय द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कोशिश यही करते हो कि मैं इन्हीं रिसोर्सेज में सैंपलिंग कर लूं, तो ऑटोमेटिक आपका सैंपल साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, अगर आपके रिसोर्सेज इस बात को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं। क्लियर है? आपने कहा ओके सर। इसके बाद बताइए सेकंड। सेकंड है नेचर ऑफ स्टडी। नेचर ऑफ स्टडी का मतलब क्या है सर? मैंने बताया था बेटा अभी आपको, क्वांटिटेटिव स्टडी। ओके, क्वांटिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी। और अभी ये बात 3-4 बार हो चुकी है कि हमेशा सैंपल का जो साइज है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर इन, तो यानी कि क्वांटिटेटिव में आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ता है कंपेयर टू क्वालिटेटिव। क्लियर बेटा? गुड। अगला है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैंपलिंग। कौन सा बेटा? मेथड ऑफ सैंपलिंग। इसका मतलब क्या है? आप कौन से तरीके से सैंपलिंग कर रहे हो? आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहे हो या आप नॉन प्रोबेबिलिटी कर रहे हो?
अगर आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो या नॉन प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग भी सैंपल साइज डिसाइड होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि वहां बायस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसे कम करने के लिए संभावना को आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ता है। तो मेथड ऑफ सैंपलिंग भी डिसाइड करेगा कि सैंपल साइज कितना होगा। क्लियर है? गुड। आपने कहा और बताओ, नेचर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन में जो लोग हैं बच्चे, वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर अच्छे से रेस्पॉन्स करेंगे तो फिर बच्चे 50 ही बहुत है मेरे लिए नॉलेज लेने के लिए। और अगर ढंग से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर बेटा 100 भी कम पड़ेंगे मुझे इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम कहां चली आ रही है। सपोज करो आई हैव टू चेक द स्ट्रेस लेवल अमंग द डाइवोर्स पर्सन। जिसका डाइवोर्स हुआ है उन लोगों में मुझे इमोशनल स्ट्रेस चेक करना है। मैंने 100 सैंपल ले लिए, वो ढंग से जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ढंग से बात ही नहीं करते। मुझे कैसे पता पड़े इनके स्ट्रेस का रीजन क्या है? इनके स्ट्रेस का रीजन ये है कि पहला वाला छोड़ के चला गया, कि ये स्ट्रेस का रीजन है कि नया वाला नहीं मिल रहा है? तो वो तो मुझे तब पता चलेगा जब वो प्रॉपर मुझे रेस्पॉन्ड करेंगे। वो रेस्पॉन्ड ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे सैंपल साइज और बड़ा करना पड़ेगा। अगर वो ही रेस्पॉन्ड कर देते तो 50 ही बहुत थे जानने के लिए कि भाई दुख किस बात का है इनको। डिवोर्स तो ले लिया, अब किस बात का दुख है? पर अगर वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं देन मुझे सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जानना है कि कॉज क्या है इनके दुख होने का। समझ में आ रहा है? तो अगर रेस्पोंडेंट का नेचर अच्छा है, कोऑपरेटिव है, तो ज्यादा बड़ा सैंपल साइज नहीं लेना पड़ता। और अगर बात है कि वो रेस्पॉन्स ही नहीं ढंग से कर रहे हैं तो फिर बेटा मेरे को सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर है? आपने कहा और बताओ सर, दैट इज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन। अभी अभी बात हुई थी बेटा मेरी नेचर ऑफ पॉपुलेशन। मैंने अभी बताया था कि जो हेट्रोजीनस होती है, हेट्रोजीनस, और बेटा कौन सी? होमोजीनस। दो वर्ड बोले थे ना मैंने, वेरी गुड। हेट्रोजीनस और होमोजीनस। इसमें से जो सैंपल साइज है वो किसका बड़ा होता है? तो बच्चे हमेशा हेट्रोजाइगस में सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ता है कंपेयर टू होमोजेनस, क्योंकि मैं बता चुका हूं होमोजीनस में एक से बात करो कि 50 से बात करो उनके तो सेम आंसर आते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। अब जो मैं लिख रहा हूं स्टार बना के उसको आप भी लिख लेना कॉपी के अंदर। थंब रूल एंड पावर एनालिसिस। थंब रूल एंड पावर एनालिसिस। Thumb rule and power analysis used for sample size estimation are used for sample size estimation। सैंपल साइज का एस्टिमेशन करने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? थंब रूल और पावर एनालिसिस का यूज करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना। कोई पूछे कि थंब रूल किस में काम आता है, आप आंसर दोगे सैंपल साइज को डिसाइड करने में। पावर एनालिसिस किस में काम आता है? सैंपल साइज को डिसाइड करने में। ये दोनों क्या होते हैं इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, आप इतना याद रखो, थंब रूल एंड पावर एनालिसिस। क्लियर बेटा? ये फैक्टर थे विच डिसाइडिंग द सैंपल साइज। क्लियर? नाउ द हेडिंग इज सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर। क्लियर बेटा? तो जो सैंपलिंग एरर है उसमें एरर कैसे, सैंपलिंग के टाइम पर कई बार एरर हो जाती है। इट इज द डेविएशन ऑफ सेलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स, बिहेवियर, क्वालिटी, फिगर्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो जो डेविएशन मिला है, डेविएशन ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक, आप जो कैरेक्टरिस्टिक चाहते थे आप उनसे थोड़ा सा डेविएटेड हो गए। मैं एग्जांपल बताता हूं, समझ पहले लिख देता हूं फिर आपको याद रहेगा। डेविएशन, डेविएशन ऑफ सेलेक्टेड सैंपल, ऑफ सेलेक्टेड सैंपल
फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक। जिस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर, मेरी बात सुनना बेटा, जिस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर आपको सैंपल चुनना था, आप उनसे थोड़ा सा भटक गए। और आप भटके क्यों वो नहीं पता मुझे, इसका क्या रीजन है आप क्यों भटके, पर आप भटक गए हो, डेविएशन आ चुका है। आपने वो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक को नजरअंदाज कर दिया और आपने कुछ सैंपल ऐसे ले लिए, कुछ इंडिविजुअल ऐसे ले लिए सैंपल में जिनके पास ये कैरेक्टर है ही नहीं। आपने क्या एग्जांपल बताइए। आप उन माओं को ले रहे थे जिनके बच्चे अंडर 5 ईयर थे। मदर ऑफ अंडर 5 ईयर ओल्ड एज चाइल्ड। आपका ये कैरेक्टरिस्टिक था कि मुझे वही माएँ लेनी है जिनके बच्चे 5 साल से छोटे। एक माँ आई जिसका बच्चा 6 साल का था और आपने किसी भी रीजन से, आपकी जान पहचान थी, आपको वो बात करने में अच्छी लगी, उसका बिहेवियर आपको अच्छा लग गया, वो आप जब सैंपलिंग लेने जाते थे तो वो डेली आपको छाछ पिलाती थी, गांव में आपको चाय ऑफर कर देती थी, परिवार बड़ा मिलनसार था उसका, अपने खेत में से तोड़ के आपको लौकी दे देती थी, तो आप सोचते इसको भी सैंपलिंग पर, इसको भी सैंपल में ले लेते। पर मेरे असिस्टेंट ने कहा कि सर वो तो 6 साल का बच्चा है। अरे छोड़ो ना, 6 साल तो क्या, लगभग तो वही है। लगभग नहीं है, मुझे वो माएँ चाहिए थी जिनके बच्चे 5 साल से छोटे थे। आपने कैरेक्टरिस्टिक से क्या कर दिया, डेविएशन कर दिया। जैसे ही डेविएशन किया, आपके सैंपलिंग की क्या हो गई, एरर। समझ में आ रहा है ये बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एरर हो जाती है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक से भटक जाओ, चाहे ट्रेड से भटक जाओ, चाहे क्वालिटी से भटक जाओ, पर आप भटके जरूर हो। जैसी भटके वैसी एरर। क्लियर। सैम्पलिंग एरर अकर बिकॉज रिसर्चर ड्रॉ डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। आपने क्या किया कि सेम पॉपुलेशन से आपने डिफरेंट इंडिविजुअल ले लिए। एक इंडिविजुअल ऐसे ले लिया, 50 इंडिविजुअल ऐसे ले लिए जिनके बच्चे 5 साल छोटे हैं, और 10 ऐसे ले लिए जिनके बच्चे 5 साल से बड़े हैं। तो आपने किया ये सारा, ये आपकी गलती है। समझ आ रहा है बच्चे, आपने कहा ठीक है। मोस्ट सबसे फ्रीक्वेंट एरर, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज इज द बायस। आपसे पूछा जाए एरर का सबसे कॉमन कॉज क्या है, बायस सैंपलिंग। आपने बायस किया, पक्षपात किया आपने। तो आपने पूछा जाए, ये लाइन लिखना, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ एरर इन सैंपलिंग इज बायस। सबसे कॉमन एरर होती है बायस एरर। आपने कहा ठीक है। टू रीजन ऑफ सैंपलिंग है, दो रीजन हो सकते हैं सैंपलिंग एरर होने के। तो आपने एक तो आपने बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूं, पहले सुनो। टू रीजन ऑफ सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर के दो रीजन हैं, जिसमें मैं पहला बता रहा हूं बेटा, चांस एरर। यानी कि चांस, यानी ये आपकी भी गलती नहीं है, तो लक बाई चांस हुआ है। क्या होता है चांस एरर, मैं बताता हूं। चांस एरर, द एरर अकर्ड बाय चांस। ये बाई चांस हुआ है, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, तो फिर भी एरर तो हुई है। पर जो भी है, ऐसे हम क्या कहेंगे, एरर अकर बाय चांस। इसे कहते हैं एरर अकर्स बाय चांस। जो एरर बाई चांस हो जाए उसे कहते हैं चांस एरर। आपने कहा एग्जाम्पल बताइए इसका, मैं बताता हूं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मुझे एक काम दिया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मुझे काम दिया और कहा कि आप सर, ऐसा है कि ये पता लगाइए कि 2 सिटी का काम दे रहा हूं मैं आपको।
सिटी ए और सिटी बी, जो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, चलो नाम लिख देते हैं। ठीक है बेटा, दो सिटी का नाम दे रहे हैं आपने, कौन कौन सी? एक मुझे दी है कोटा सिटी और एक मुझे दी है उदयपुर सिटी। एक मुझे क्या दिया है? कोटा, और एक मुझे क्या दिया है? उदयपुर। क्लियर? आपने कहा ठीक है। और मुझे इसमें यह पता लगाना है कि किस सिटी के अंदर माल नरिश्ड बच्चे ज्यादा है, यानी किस कंडीशन में, यानी कौन सी सिटी के अंदर कौन से बच्चे ज्यादा है? माल नरिश्ड बच्चे ज्यादा है। ठीक है सर, पता लगा लूंगा। हुआ क्या, बाय चांस, बाय चांस कोटा में स्लम एरिया ज्यादा बड़ा है, कोटा में लार्ज स्लम है कंपेयर टू उदयपुर। तो जैसे ये बात मुझे पता चली कि कोटा में स्लम एरिया बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां स्लम ज्यादा है वहां मानरिस्ट बच्चे भी ज्यादा हैं। अब मुझे स्टडी करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। ये बाई चांस एरर हुई है कि मुझे एक ऐसी सिटी मिल गई जिसमें बहुत ज्यादा स्लम एरिया था। एक्चुअल में सिटी दोनों ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें कि स्लम एरिया बराबर हो, तभी तो मैं कंपेयर करूंगा किसमें ज्यादा केस है, किसके माल न्यूट्रिशन के। पर अगर एक सिटी में बहुत बड़ा स्लम एरिया है तो फिर बेटा मैं करूंगा भी क्या, ये जो एरर हुई है दैट इज ड्यू टू द बाय चांस, ये हुई है बाय चांस। समझ में आया बेटा? इसे कहते हैं क्या चीज? कंडीशन है चांस एरर। और चांस के बाद बेटा सेकंड है बाय सैंपलिंग, और दूसरा रीजन है सैंपलिंग बायस। और सैंपलिंग बायस में समझा चुका हूं आपको कि आपकी टेंडेंसी है टू फेवर ए सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट। तो आपने क्या कि दैट टेंडेंसी ऑफ फेवर टू एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग सैंपलिंग। आपने सैंपलिंग के टाइम पर किसी सब्जेक्ट का फेवर कर दिया, और ना चाहते हुए आपने उसे क्या कर दिया? आपने उसको सैंपल में इंक्लूड कर दिया, और जैसे ही आपने उसको ऐड किया सैंपलिंग हो गई एरर। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन ये कहलाती है बेटा कौन सी? सैंपलिंग बायस। क्या कहलाता है? सैंपलिंग बायस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग एरर क्या होती है, टेक्निक ऑफ सैंपलिंग